Hi everyone, let's start with the fifth chapter that is challenges to and restoration of the कांग्रेस सिस्टम। अब इसमें चैलेंजेस पढ़ेंगे कांग्रेस को नेहरू की डेथ के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, कैसे उसका स्प्लिट हुआ और उसके बाद कांग्रेस सिस्टम वापस रिस्टोर कैसे हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज तब आया जब नेहरू की डेथ हो गई थी मई 1964 में। एक साल से ही वॉज नॉट वेल। तो हमारी कंट्री जो कि अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई है उसमें इतने ज़्यादा सीरियस डाउट्स आ रहे थे, लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि अब नेहरू के बाद क्या होगा, नेहरू के बाद कौन आएगा। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको ऑलरेडी हमारे उस पे डाउट रहता था आउटसाइडर कंट्रीज़ को कि जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी का वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड लोगों के मन में एक डर था कि जो इंडिया है वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है तो इंडिया डेमोक्रेटिक सक्सेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नेहरू के बाद डेमोक्रेसी यहाँ पे रहेगी ही नहीं। लोग पता है इंडिया भी वैसी कंट्री बन जाएगा जहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है और डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी इंडिया में। सो ऐसी ऐसी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि अब कौन संभालेगा इतने सारे क्राइसिस इंडिया के। सो और वाई द डिकेड ऑफ 1960s लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड। जो 1960s का जो डिकेड था उसको सबसे ज़्यादा डेंजरस डिकेड हमने क्यों बोला? इट वॉज बिकॉज ऑफ द अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो ही नहीं पाई थी, जैसे कि गरीबी, इनइक्वालिटी बहुत थी हमारी कंट्री में, कम्युनल और रीजनल डिविजन्स थे लोगों में, डिफरेंसेस भी बहुत थे, एंड इट कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अब ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो ना तो सॉल्व हो पा रही थी, और अगर ये सॉल्व नहीं होंगी तो जो डेमोक्रेसी है वो हमारी फेल हो जाएगी और हमारी कंट्री और बढ़ जाएगी। तो इतना इसको डेंजरस डिकेड बोला गया था 1960 को। 1960s में हमारे यहाँ पे बहुत क्राइसिस चल रहे थे, फूड क्राइसिस चल रहे थे और बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। 1960s में ही हमें सक्सेशन का भी चैलेंज, पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज भी देखना पड़ रहा था क्योंकि नेहरू ठीक नहीं थे एंड ही डाइड। तो अब उनके बाद कौन आएगा, ऑलरेडी चीज़ें इतनी वर्स है। तो ये सब टेंशन्स चल रही थी 1960s में, इसलिए इसको एक डेंजरस डिकेड बोला गया। नाउ फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब नेहरू के बाद बहुत इजीली हमने शास्त्री को चूज़ कर लिया था, लाल बहादुर शास्त्री को, कि अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेहरू के जो लास्ट ईयर चल रहे थे उसमें भी ज़्यादातर उनका काम शास्त्री ही संभालते थे, और जो कि के कामराज थे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस उस टाइम पे। उन्होंने पार्टी लीडर्स के कंसल्टेशन से और जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे पार्लियामेंट, उन सबसे डिस्कस करके लाल बहादुर शास्त्री को सबने प्राइम मिनिस्टर बनाया नेक्स्ट। और वो एक बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे यूपी से, एंड ऑल्सो ही वॉज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, और जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं प्रिंसिपल्स को लेकर अपने, उनके लिए इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी रेलवे मिनिस्टर की उससे भी रिज़ाइन कर दिया था, सिर्फ इस उससे कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। जो एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन ही कर दिया कि ये सारी मेरी गलती है, एंड ही वॉज नॉन फॉर हिज कमिटमेंट्स एंड सिंप्लिसिटी। जो शास्त्री का रूल था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, इट वॉज जस्ट फॉर 2 years, 1964 to 66। अब कौन कौन से चैलेंजेस आए ड्यूरिंग द शास्त्री रूल? सो सबसे पहले तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आए। चाइना के साथ वॉर हुई थी, उसमें फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट, फूड क्राइसिस। अब जब वॉर होती है तो हम सिर्फ लोगों का ही लॉस नहीं होता, हम अपने सोल्जर्स ही नहीं खोते, बल्कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो उसका सारा इम्पैक्ट कंट्री की भागदौड़ पे आता है कि चीज़ें कैसे चलेंगी। और उसी टाइम पे ऐड ऑन हो गया था कि मॉनसून भी अच्छे से नहीं आया था, सूखा पड़ गया था हर जगह और फूड क्राइसिस आ गए थे। अब कंट्री ने उसी टाइम पे 1965 में पाकिस्तान से भी वॉर लड़ी, और एक फेमस स्लोगन था शास्त्री का, जय जवान जय किसान। जो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो एक अब्रप्ट एंड पे आ गई जन 1966 में, जब वो उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने तशकंद एग्रीमेंट साइन करा था मोहम्मद अयूब खान, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वॉर को एंड करने के लिए, और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो अब हमारे पास ऑलरेडी नेहरू की डेथ हो गई थी, उसके बाद हमें ये डाउट था कि हमें किसको अब प्राइम मिनिस्टर बनाना है, कौन इंडिया को संभालेगा। उसके बाद शास्त्री को बनाया तो 2 ही साल के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। तो इंडिया को उस टाइम पे बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़े थे हर जगह से। फूड क्राइसिस थे, उसके बाद पॉलिटिकल सक्सेशन के बारे में सोचना था, ये चैलेंज आ रहा था, और वॉर्स भी चल रही थी। तो इसीलिए
जो 1960s का जो डिकेड था उसको बहुत ही डेंजरस डिकेड बोला गया था इंडिया के लिए। नाउ फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी कैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी। अब कांग्रेस को पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज था वो दूसरी बार फेस करना पड़ा था 2 साल के अंदर ही। और कॉम्पिटिशन इस बार था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। मोरारजी देसाई सीएम थे बॉम्बे के और वो मिनिस्टर भी थे सेंटर पे, वेयर जो इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी पहले। ऑल्सो वो यूनियन मिनिस्टर भी रही थी फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्री कैबिनेट में वो यूनियन मिनिस्टर भी रही थी। तो जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो सपोर्ट करेंगे इंदिरा गांधी को। फिर एक कॉन्टेस्ट हुआ जिससे रिजॉल्व हुआ ये कि कौन नेक्स्ट पीएम बनेगा। एक सीक्रेट बैलेट हुआ था कांग्रेस एमपीज के बीच में, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने वोट करा था और वोटिंग में इंदिरा गांधी 2/3 वोट से जीत गई थी और मोरारजी देसाई हार गए थे। अब जो सिंडिकेट है उन्होंने सपोर्ट क्यों करा इंदिरा गांधी को, हाउ एंड व्हाई इंदिरा गांधी वॉन द इलेक्शन। अब सिंडिकेट बेसिकली जो सीनियर लीडर्स होते हैं, लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के जो बहुत टाइम से थे, उनको सिंडिकेट बोला जाता है। तो सीनियर लीडर्स मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन अ बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance। अब उन लोगों ने भी अपने फ़ायदे के लिए इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा था कि इंदिरा गांधी तो नई नहीं है और बच्ची है, वो तो सब कुछ मतलब उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसके उस पे हम लोग राज करेंगे, वो सारी चीज़ें तो हमसे कंसल्ट करेगी, सब कुछ हमसे पूछेगी। तो बेसिकली हम उसको एक फेस बनाएँगे और पीछे से हम रूल करेंगे। ये सिंडिकेट की सोच थी कि इसीलिए उन लोगों ने उसको सपोर्ट करा था कि ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको इतना ज्ञान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछ के करेगी और बेसिकली हम लोग रूल कर रहे होंगे, ये तो सिर्फ एक फेस रहेगी। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 4th जनरल इलेक्शंस हुए थे 1967 में। 1967 को एक लैंडमार्क ईयर बोला जाता है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अब इस इलेक्शन का कंटेक्स्ट क्या था, 2 पीएम बहुत ही क्विक सक्सेशन में मर गए थे, जैसे नेहरू, फिर शास्त्री और उसके बाद अब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। और जो नई पीएम थी वो भी बहुत ही नई थी पॉलिटिकल फील्ड में, उनको 1 साल भी नहीं हुआ था एज़ पीएम। और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इकोनॉमिक क्राइसिस के रीज़न्स क्या थे, मानसून फेलियर हो गया था, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही थी, फूड शॉर्टेज थी, डिप्लीशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो रहे थे, एंड फॉल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स, राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वॉर्स हो रही थी, सूखा पड़ रहा था और हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, तो इन सब से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने डिवैल्यूएट करा इंडियन रुपी को ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम यूएस। ये उनका फर्स्ट डिसीजन था एज पीएम। उन्होंने हमारे जो रुपी था उसको डीवैल्यू कर दिया, मतलब हमारे रुपी की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया एज कम्पेयर टू द डॉलर। जो $1 हमें पहले ₹5 का मिलता था, अब वो हमें ₹7 का मिल रहा था। और ये सब इस सब से क्या हुआ, और महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लेशन के खिलाफ, फूड स्कैरसिटी, और जो लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में, बंद और हड़ताल स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था और गवर्नमेंट ने इसको एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखा था, ना कि ये देखा कि लोग किस चीज़ से दुखी हैं, कि लोग प्रॉब्लम में हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची, उन्होंने बस इसको सिंपली एज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोल दिया। उसके बाद आता है नाउ नॉन कांग्रेसिज्म। अब नॉन कांग्रेसिज्म इफेक्ट था डिवैल्यूएशन का, जो हमने रुपए की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर कम करी, उसके इफेक्ट में ये सारी चीज़ें हुई। एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने, जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी पब्लिक प्रोटेस्ट और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना स्टार्ट किया। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अब जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, दे said they realized that their division of votes kept Congress in powers, कि जो उनके वोट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ही कांग्रेस पावर में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ, अलग अलग डिफरेंसेस जो भी है हमारे, उन सबको साइड में करके एक अलायंस बनाते हैं, अपनी एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे बहुत ही नई थी, इनएक्सपीरियंस थी और इंटरनल फैक्शनिज्म भी था, इंटरनली ग्रुप्स बने हुए थे कांग्रेस में, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। अब जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करा था, नॉन कांग्रेसिज्म को। उन्होंने बोला था जो कांग्रेस का रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। उन्होंने
बोला कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, आम लोगों के इंटरेस्ट के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं और उनको अपोज़ करने लग गए थे कांग्रेस पार्टी को। और उनके अकॉर्डिंगली जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ अगर साथ में आएँगी तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, फॉर फॉर द पीपल। नाउ इलेक्टोरल वर्डिक्ट, 4 जनरल इलेक्शंस हुए फ़ेब 1967 में। अब पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू के इलेक्शंस लड़ रही थी और जो इलेक्शन की वर्डिक्ट आई वो भी कांग्रेस के अगेंस्ट ही आई थी। जो रिजल्ट्स थे उन्होंने बिल्कुल चौंका दिया था कांग्रेस को नेशनल स्टेट लेवल्स दोनों पे। कंडीशन ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने डिस्क्राइब करा इसको एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कांग्रेस को 1952 से से आज तक इतने कम वोट्स कभी नहीं मिले थे। कांग्रेस को मेजॉरिटी ज़रूर मिल गई थी लोकसभा में, लेकिन जो उनके वोट्स आए थे वो बहुत ही कम आए थे। आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वो हार गए थे। लीडर्स जो हार गए थे उनका नाम था कामराज, जो तमिलनाडु से थे, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल एंड के.वी. साराभाई बिहार। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने 7 स्टेट्स में अपनी मेजॉरिटी खो दी थी। डिफेक्शन हुआ था और 2 स्टेट्स में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई। डिफेक्शन इज़ कि जो कांग्रेस पार्टी के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने दूसरी पार्टी को जाके जॉइन कर लिया और गवर्नमेंट नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, इसकी वजह से डिफेक्शन को और थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट बेसिकली डिफेक्शन में ये होता है कि जिस पार्टी से वो जीते हैं और वो दूसरी पार्टी में अगर चले गए तो जो उन्होंने सीट जीती है वो दूसरी पार्टी के उसमें चली जाती है। तो 9 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस ने अपनी पावर खो दी थी वो थी पंजाब, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मद्रास, केरला। तो जो मद्रास स्टेट थी, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके वो पावर में आए थे मद्रास में। और बहुत ज़्यादा मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन मूवमेंट्स चल रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स की हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। एंड सिचुएशन लिटरली ऐसी थी कि अगर कोई एक दिल्ली से हावड़ की ट्रेन ले तो उसको एक भी ऐसी स्टेट नहीं मिलेगी जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही हो। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही झटका लगा था 4 जनरल इलेक्शंस में, तभी इसको एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला गया। कॉलिएशन, सब जो फिनोमिनल था कॉलिएशन का वो इंट्रोड्यूस हुआ 1967 के इलेक्शन में पहली बार, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई थी। तो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन्होंने एक जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज फॉर्म करी, जिसको संयुक्त विधायक दल बुलाए दल ने सपोर्ट करा था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को, और इस गवर्नमेंट को बोला गया संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट। तो कॉलिएशन बेसिकली ये होता है कि जब सारी पार्टीज को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं या कोई और पार्टी जिसने ज़्यादा सीट्स ली हैं और उनके जो वोट्स हैं उनको मिला के अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, कि मिल के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। सो कोलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनकी आइडियोलॉजीज तो सेम नहीं होती, सारी पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज सेम नहीं होती है, सब अपने एक अलग अलग एजेंडा के साथ खड़े होते हैं इलेक्शंस में और तभी वो डिफरेंट होता अपने आप को साबित कर पाते हैं दूसरी पार्टी से। तो उनकी आइडियोलॉजीज तो सेम नहीं होती लेकिन वो साथ में मिलकर फिर काम करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते हैं। अब जो संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट थी बिहार में, उसमें 2 सोशलिस्ट पार्टीज थी, एसएसपी और पीएसपी, सीपीआई और लेफ्ट एंड जनसंघ वन राइट। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो पंजाब में बना उसमें आया राइवल अकाली पार्टी, संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप, सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, इन सब ने साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। डिफेक्शंस जो मैंने अभी बताया था कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टी को छोड़ देता है जिस भी सिंबल से वो जीता है और बाद में वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो डिफेक्शंस अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है। Basically, defection means an elected representative who leaves the party on whose symbol he or she was elected and joins another party। और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था डिफेक्शन ने, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी उसमें। जो एमपी, यूपी, हरियाणा जैसी स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट डिफेक्शन के थ्रू ही बन पाई थी। उसी में टाइम पे एक एक्सप्रेशन आया था आया राम गया राम, विच बिकेम पॉपुलर रेफरिंग टू द डिफेक्शन। अब एक मिनिस्टर था, एक एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसने 2 हफ्ते में 3 बार अपनी पार्टी बदलनी थी। इसीलिए उसको इतना फेमस एक्सप्रेशन दिया गया है आया राम गया राम। उसका नाम था गयालाल एंड ही वाज़ फ्रॉम हरियाणा। वो पहले कांग्रेस में आया, फिर यूनाइटेड फ्रंट में आया, फिर कांग्रेस में, फिर यूनाइटेड फ्रंट में। तो वो हर बार अपना 2 हफ्ते के अंदर ही उसने 3 बार तो अपनी पार्टी बदली थी, तो वो एक चीज़ पे था ही नहीं। एंड ही जॉइन्ड कांग्रेस जब राव बचेंद्र सिंह
जो थे उनको चंडीगढ़ में लेके आए प्रेस में और उन्होंने डिक्लेयर करा, गया राम वाज़ नाउ आया राम। तो ये जो फ्रेज़ थी वो उस टाइम पे बहुत फेमस हुई थी डिफेक्शन को लेकर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब सिंडिकेट जो मैंने बोला कि जो सीनियर लीडर्स थे पार्टी के, बेसिकली उनको बोला जाता है, या सिंडिकेट एक इनफॉर्मल नाम दिया गया है उन उस ग्रुप को, उन कांग्रेस लीडर्स को जो कि बहुत ही पावरफुल थे कांग्रेस के अंदर ही। तो बेसिकली वो जो ओल्ड मेंबर्स है कांग्रेस के वही पावरफुल होंगे, यंग मेंबर्स तो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो तो अभी अभी उन्होंने ज्वाइन करा होगा। सो दैट वाज सिंडिकेट। अब सिंडिकेट जो थे वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस ले, उनके थ्रू गवर्नमेंट चलाए और उनको इम्पोर्टेंस दे। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी, शी अटेम्प्टेड टू एसर्ट हर पोजीशन विद इन गवर्नमेंट एंड पार्टी। वो अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहती थी, अपनी एक पोजीशन बनाना चाहती थी पार्टी में भी और गवर्नमेंट में भी। तो उन्होंने अपनी एक ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स को चुना जो कि कांग्रेस से बाहर के थे, पार्टी के बाहर से थे, और धीरे-धीरे उन्होंने साइडलाइन कर दिया था सिंडिकेट को इंदिरा गांधी ने। और उस 2 चैलेंजेस थे, एक तो शी हैड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट। सिंडिकेट से उनको इंडिपेंडेंटली रूल करना था, उनको सिंडिकेट की एडवाइस नहीं चाहिए थी, उनका एक पपेट बन के नहीं रहना था। सेकेंडली, शी हैड टू वर्क टुवर्ड्स रिगेनिंग ग्राउंड दैट कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। जो 1967 इलेक्शंस में जो इतना लॉस हुआ है कांग्रेस को, उसके ऊपर भी उन्हें काम करना था। ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें रीस्टोर करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पहले थी वैसी ही कांग्रेस अब भी हो। उनके पीएम बनने से या नेहरू की डेथ से या शास्त्री की डेथ से कांग्रेस पार्टी पे कोई भी इफेक्ट ना आए, वो जैसी पहले थी वैसे ही रहे पावर में। सो शी अडॉप्टेड अ बोल्ड स्ट्रैटेजी। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने कन्वर्ट करा था पावर स्ट्रगल को इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। उन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम मई 1967 में अडॉप्ट करा था, जिसमें उन्होंने मेंशन करा था सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स, कि बैंक्स को सोशली कंट्रोल होगा, कि पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा बैंक्स को, नेशनलाइजेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइज टू द रूरल पुअर। तो ये सारी जो पॉलिसीज और मेजर्स वो 10 पॉइंट प्रोग्राम में लेकर आई थी, जो उन्होंने मई 1967 में अडॉप्ट किया था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। अब जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो ओपनली सबको दिख रही थी। 1969 में जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, वो मर गए थे और जो उनकी सीट थी वो वैकेंट हो गई थी। अब क्वेश्चन ये था कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो सिंडिकेट थे वो चाहते थे एन संजीवन रेड्डी वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो बहुत टाइम से एक ओपोनेंट रहे हैं इंदिरा गांधी के। वो उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि एन संजीवन रेड्डी प्रेसिडेंट बने। सो शी इनकरेज द देन वाइस प्रेसिडेंट, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वीवी गिरी, और उनका नॉमिनेशन उन्होंने दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। बाद उन्होंने इंदिरा गांधी ने कुछ पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करे, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स, देन द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स्यू। जो स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी उस टाइम पे प्रिंसेस को, उन सबको हटा दिया गया था। दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्स्यू। और जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने जो उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये मेजर्स जो इंदिरा गांधी ने लिए थे, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, उसको अपोज करा था, उनको मानने से इनकार कर दिया था। एंड ही लेफ्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट को छोड़ दिया था। उसके बाद जो उस टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, एस निरंजन गप्पा, इशूड अ व्हिप आस्किंग ऑल द कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएज टू वोट इन फेवर ऑफ रेड्डी। तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो चाहते थे कि जो जितने भी कांग्रेस के एमपी और एमएलएज हैं वो सारे रेड्डी को वोट करें। तो इंदिरा गांधी ने के जो सपोर्ट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी स्पेशल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, लेकिन ये रिफ्यूज़ हो गई थी। उसके बाद अब तक तो इंदिरा गांधी साइलेंटली सपोर्ट करी थी वीवी गिरी को। उन्होंने उसको एक एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट करवा दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब उन्होंने मुलायम बोला कि एक वोटिंग करवा लो, ठीक है, सारे एमपीज और एमएलएज की कांग्रेस में से, और हर कोई फ्री है, चाहे वो किसी को भी वोट करे। अब इलेक्शन रिजल्ट्स में वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए, और उसके बाद जो डिफीट हुई कांग्रेस कैंडिडेट की, जो सिंडिकेट जिसको सपोर्ट कर रहे थे, उसकी डिफीट के बाद स्प्लिट हो गया था कांग्रेस पार्टी में नवंबर 1969 में। जो स्प्लिट था कांग्रेस पार्टी में वो हुआ कांग्रेस ओ, जो कि
ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज लेड बाय द सिंडिकेट, और इसको ओल्ड कांग्रेस भी बोला गया था, और कांग्रेस आर दैट वाज अ रिक्वेशनिस्ट लेड बाय द इंदिरा गांधी, और उसको न्यू कांग्रेस बोला गया था। तो जो स्प्लिट थी कांग्रेस की, वो दो पार्टीज में बट गई थी। एक कांग्रेस ओ जिसको सिंडिकेट सपोर्ट करते थे ओल्ड कांग्रेस, और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, और उसको न्यू कांग्रेस बोला गया था। देन 1971 के इलेक्शंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। एक तो कांग्रेस पार्टी अब बढ़ चुकी थी, और उसकी वजह से जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुके थे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिस में कंटिन्यू कर रही थी, उनको सपोर्ट मिला हुआ था कुछ पार्टी से, जैसे कि सीपीआई और डीएमके। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कैंपेन करा कि वो लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करेंगी फॉर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया लोकसभा में, क्योंकि उनको डिपेंडेंस जो थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थी, उसको हटाना था, अपने प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना था, और अपहोल्ड करना था अपनी पार्टी पोजीशन को पार्लियामेंट में, अपनी पार्टी को एक तरीके से इस्टेब्लिश करना था, अपनी एक नई पहचान बनानी थी अपनी पार्टी, दैट वाज कांग्रेस आर। और जो डिसोल्यूशन हुआ था वो दिसंबर 1970 में हुआ था, वो बहुत ही बोल्ड मूव साबित हुआ। उसके बाद 5th जनरल इलेक्शंस हुए फेब 1971 में। उसके बाद 5th जनरल इलेक्शंस हुए फेब 1971 में। अब जो इलेक्शंस हुए उसमें लोगों को ये लगता था कि जो कांग्रेस ओ है उसी के हाथ में सारी पावर है, और वही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो और भी ज़्यादा चीज़ें वर्स करने के लिए इंदिरा गांधी के लिए जो मेजर नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थे और जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी थी, उन सब ने मिलजुल कर सोचा कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, उन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया, जिसमें एसएसपी, पीएसडी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारी पार्टीज ने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया था। जो रूलिंग पार्टी थी, जो कांग्रेस आर थी, उनको अलायंस मिला हुआ था सीपीआई का। इंदिरा गांधी ने सीपीआई का अलायंस लिया था, और इंदिरा गांधी ने अपोजिशन ने जो अलायंस बनाया था उसमें बोला था कि उनका सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही प्रोग्राम है कि इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना स्लोगन दिया कि मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि गरीबी हटाओ। मतलब शी प्लेड है कि वो तो चाहते हैं सिर्फ इंदिरा को हटाओ, सिर्फ मेरे को हटाओ, लेकिन मैं लोगों की सोच रही हूँ, मैं गरीबी हटाने के पीछे ये मेरा प्रोग्राम है। और उन्होंने फोकस करा ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर की हम लोग ग्रोथ करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग, अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस। तो उन्होंने जो एक गरीबी हटाओ जैसे प्रोग्राम चलाए, इनसे उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी वो बिल्डअप हुई, और ऑल्सो शी ट्राई टू जनरेट द सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। गरीबी हटाओ से वो सीधा का सीधा टारगेट करती है डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, जैसे कि लैंडलेस लेबर्स, माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो भी ये इंदिरा गांधी के स्लोगन्स है, जैसे गरीबी हटाओ और जो प्रोग्राम्स वो लेकर आई, वो सब इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट थे ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। सिर्फ एक पॉलिटिकल सपोर्ट बेस बनाना था अपना, लोगों को अपनी तरफ करना था, ये सब उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद अनदर आउटकम एंड आफ्टर, अब जो कांग्रेस आर और सीपीआई का जो अलायंस था, उन्होंने जो पहले 4 इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस में भी सीट्स नहीं है कि उससे भी ज़्यादा सीट्स उन्होंने गेन करी फॉर द कांग्रेस पार्टी, और कंबाइनली उनकी 375 सीट्स बनने की लोकसभा में 48.4% वोट से वो लोग जीत रहे थे, और कांग्रेस आर के अकेले 352 सीट्स जीती थी विद 44% ऑफ वोट। और जो कांग्रेस ओ थी, जिसको वो लोग बोलते थे ओल्ड कांग्रेस, जो सिंडिकेट की थी, उन्होंने सिर्फ 16 सीट्स जीती, दैट वाज लेस देन 1/4 ऑफ द वोट्स गॉट बाय द इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी, उन्होंने उसको बोला दैट दिस इज द रियल कांग्रेस, और जो ग्रैंड अलायंस है वो एक ग्रैंड फेलियर की तरह सामने आया, बिकॉज उनकी साथ में मिलाकर भी 40 सीट नहीं हो रही थी, और जो पॉपुलैरिटी थी इंदिरा गांधी की वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई। उस टाइम पे जो वॉर्स चल रही थी, इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, तो इस सबसे, और गरीबी हटाओ जैसे प्रोग्राम्स लेकर आई थी इंदिरा गांधी, तो इस सबसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और पार्टी ने ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे सबके सब जीत लिए थे 1972 में। तो ये एक बहुत बड़ा कमबैक था इंदिरा गांधी का, और उन्होंने अपनी जो पार्टी है कांग्रेस, आरएल कांग्रेस, उसको भी इस्टेब्लिश कर लिया था। तो एज ए प्रोटेक्टर ऑफ पुअर एंड प्रिविलेज और एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर की तरह देखा जाने लग गया था इंदिरा गांधी को। उन्होंने मतलब जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, अपनी एक अलग पावर सेटअप करना चाहती थी, वो कर पाई, और जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो वापस से
रिस्टोर हो गई, दिस वाज़ द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, और जो पावर हर एक स्टेट में उनकी पावर वापस आ गई थी और पॉपुलर बन गई थी कांग्रेस आर पार्टी। जितने भी सोशल सेक्शंस थे उनके बीच में, ड्यू द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, जो भी प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी उस टाइम पे लेकर आई थी, ये सारी स्ट्रैटेजीज और ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेकर इंदिरा गांधी ने अपने आप को ही नहीं बल्कि कांग्रेस आर को भी रिस्टोर कर लिया था। कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी उसको रिस्टोर कर लिया था। जैसी कांग्रेस पार्टी पहले थी वैसी ही हो गई थी। जो झटका उन्हें 1967 के इलेक्शंस में लगा था, अब उसको कवर अप कर लिया था इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इन व्हाट वेज इंदिरा गांधी रीइन्वेंटेड हर कांग्रेस आर और डिस्कस द नेचर ऑफ द न्यू कांग्रेस आर पार्टी। तो क्या हुआ था जब स्प्लिट हुई कांग्रेस की, तो उससे एक नई पार्टी निकल कर आई, दैट वाज कांग्रेस आर। अब जो कांग्रेस आर थी वो किसकी लीडरशिप के अंडर थी? इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंडर थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या करा, उन्होंने रिवाइव नहीं करा ओल्ड कांग्रेस को, बल्कि उन्होंने एक नई कांग्रेस पार्टी लेकर आई, वो शी रीइन्वेंटेड द कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर थी वो एक बहुत ही अलग तरीके की पार्टी थी, जो सिर्फ एक सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी पे चल रही थी। ये कोई परफेक्ट पार्टी तो थी नहीं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत वीक था और इसके अंदर ग्रुप्स जो फैक्शंस थे वो बहुत कम थे। तो उसकी वजह से अपने जो सारे इंटरेस्ट हैं अलग अलग ग्रुप्स के, उन ओपिनियंस हैं, उन सबको अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी कांग्रेस आर पार्टी। लेकिन फिर भी जो पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थी सोशल सेक्शंस के ऊपर। जो सोशल ग्रुप्स थे, जो गरीब लोग थे, दलित्स थे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, जो वुमेन थी, जो लेबरर्स थे, माइनॉरिटीज़, उनके ऊपर इनके वोट सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। उन्होंने क्योंकि टारगेट ही उनको करा था अपने स्लोगन्स जैसे गरीबी हटाओ, और अपोजिशन को ऐसे बोला था कि ये तो सिर्फ इंदिरा हटाओ वाला स्लोगन डालते हैं, इनको सिर्फ इंदिरा को हटाना है, इनका कोई ये नहीं है कि ये लोगों के अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी। तो उन्होंने डिसएडवांटेज ग्रुप को अपने तरफ अटैक करा और उसके बाद इंदिरा गांधी ने रिस्टोर कर लिया कांग्रेस सिस्टम को बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। कांग्रेस सिस्टम का ही नेचर उन्होंने चेंज कर दिया। इस तरीके से इंदिरा गांधी ने रिस्टोर करा कांग्रेस को। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।